नमस्कार, दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में हम कृषि से संबंधित विषय शामिल करते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। उनके संदर्भ में आपके पास कोई सवाल होते हैं, आपकी कोई समस्याएं होती हैं तो उनका जवाब और समाधान भी आप तक पहुंचाते हैं। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में किन विषयों पर होने वाली है चर्चा, आइए सबसे पहले आपको इसी के बारे में जानकारी देते हैं। आज बात होगी गर्मियों में मूंग की खेती के बारे में और साथ ही आपको बताएंगे बासमती के निर्यात में चुनौतियों और संभावनाओं के बारे में। तो दोनों ही अहम विषय हैं। अगर आपके पास कोई भी सवाल है, किसी भी तरह की आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं इन विषयों के संदर्भ में, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल करके अपनी समस्याएं हमसे साझा कर सकते हैं। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी hellokisan2015@gmail.com। और आपको बता दें कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक, जिसके माध्यम से भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और जो भी सवाल किसान भाइयों बहनों आपके होंगे, उनके जवाब आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए परिचय करवा दें। हमारे साथ डॉक्टर एस राठौड़ उपस्थित हैं। बता दें आपको, ये प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर रितेश शर्मा भी उपस्थित हैं। ये भी प्रधान वैज्ञानिक हैं बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान एपिटा मेरठ में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम हेलो किसान में। तो किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम के विषयों के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है, किस माध्यम से आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में भी बता दिया है। तो फिर आइए आज के हमारी चर्चा की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ विशेष जानकारी जरूर दे दें कि आप जब भी कॉल करें तो नेटवर्क एरिया में आकर कॉल करें, और जब भी कॉल कनेक्ट होता है तो टीवी की आवाज़ कम कर दें और अपना सवाल आप हमसे स्पष्ट तौर पर पूछें, तभी जवाब आप तक हम पहुंचा पाएंगे। तो आइए इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। गर्मियों में मूंग की खेती हमारा पहला विषय है। इसी के बारे में डॉक्टर राठौड़ से हम जानकारी ले लेते हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर राठौड़, अगर हम मूंग की खेती की बात करते हैं तो क्या महत्व है इसका? जी हाँ, जैसे कि आपने बताया, मूंग एक प्रमुख फसल है जो दलहनी ग्रुप की है। और दलहनी फसलों के बारे में आप जानते हैं, इनमें विशेष ये करके प्रोटीन में ये रिच होती हैं। और हमारे जैसे देश में ज़्यादातर लोग शाकाहारी हैं, तो प्रोटीन का मुख्य स्रोत जो हमारे यहाँ दालें होती हैं, और दालों में मूंग एक बहुत अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। इसके साथ साथ में ये ऐसी फसल है जो अगर इसको हम लगाते हैं तो ये वातावरण से नाइट्रोजन को लेकर के मिट्टी में फिक्स करती है, उसको स्थिरीकरण करती है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति में भी सुधार होता है। तो इसके अगर हम फायदे देखें, इसके अलावा अगर जैसे गर्मियों के मौसम में जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, उन क्षेत्रों में ज़्यादातर किसान भाई अपने खेत को खाली रखते हैं, तो वहाँ पर ये अल्पावधि की फसल खास करके मूंग, जैसे कि आप देखते हैं 60-70 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। और इसको अगर लगाते हैं तो निश्चित रूप से इससे उनके टोटल जो पैदावार उसमें भी अच्छा बढ़ावा होता है। इसके साथ साथ में इनकम के एक जो है अतिरिक्त स्रोत उनको मिलते हैं। और इसके साथ में वो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, आजकल सबसे बड़ी समस्या अगर खेती में हम देखें, हम अनाज वाली फसलों को लगाते हैं, कई क्षेत्रों में गेहूँ और धान और गेहूँ लगाते हैं। ये ऐसी फसलें हैं जो मिट्टी से बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों को लेती हैं। तो इनके साथ में अगर हम दलहनी फसलों का समावेश करते हैं, इसमें खास करके मूंग की एक ऐसी फसल है जो इसका हम समावेश करते हैं, तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ ये किसान को कई फायदे हो सकते हैं अगर हमारे किसान मूंग की खेती को अपनाते हैं। और गर्मियों के मौसम में तो इसकी खेती की जा सकती है। किस तरह से आप तैयारियां कर सकते हैं, क्या आप प्रबंधन के लिए कदम उठा सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको एक विशेष रिपोर्ट। इस समय ग्रीष्मकालीन मूंग फसल बढ़वार की अवस्था में है। ज्यादातर स्थानों में मार्च के अंतिम या अप्रैल के पहले सप्ताह में बुआई पूरी कर ली जाती है। मूंग के लिए नम व गर्म जलवायु की जरूरत होती है। इसके विकास के लिए 25 से 32 डिग्री तापमान अनुकूल होता है। वहीं पकते समय साफ मौसम व 60% आर्द्रता होनी चाहिए। मूंग की खेती दोमट से बलुई दोमट मिट्टी, जिनका pH मान 7 से 7.5 हो, इसके लिए उत्तम है। साथ ही खेत में जल निकासी की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। इस समय जिन इलाकों में बारिश नहीं हो रही है, वहाँ के किसान 10 से 15 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करें।
बुआई की शुरुआत में 4 से 5 हफ्ते तक खरपतवार की समस्या ज्यादा रहती है। ऐसे में पहली सिंचाई के बाद निराई करने से खरपतवार नष्ट होने के साथ साथ मिट्टी में वायु का संचार भी बढ़ जाता है। वहीं फसल पकने के 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर दे। फसल में रोग की बात करें तो झुर्रीदार पत्ती रोग के नियंत्रण के लिए रोगरोधी प्रजातियों का चयन करे। संक्रमित पौधों को उखाड़कर जला दे व डाइमिथोएट 3 EC दवा का छिड़काव करे। एंथ्रेक्नोज रोग के कारण पौधे की पत्तियां, फलियों पर भूरे धसे हुए धब्बे दिखाई देते हैं। नियंत्रण के लिए थिरम कवकनाशी के घोल का छिड़काव करना चाहिए। अच्छी प्रजातियों का चुनाव करने से मूंग करीब 60 से 75 दिन में तैयार हो जाती है। तो अभी आपने देखी एक विशेष रिपोर्ट जो कि आधारित थी मूंग की खेती पर। इस पर हम जानकारी लेंगे हमारे विशेषज्ञ से, लेकिन पहले यहाँ पर रुक करना चाहेंगे डॉक्टर रितेश शर्मा का। डॉक्टर रितेश शर्मा, हम बात करते हैं अगर बासमती के निर्यात की, तो कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है हमारे किसानों को, लेकिन संभावनाएं भी बहुत अच्छी रहती हैं क्योंकि अच्छी आमदनी भी अर्जित की जा सकती है। अभी की अगर हम बात करते हैं तो बासमती निर्यात की स्थिति क्या है हमारे देश में? देखिए, बासमती हमारे पास एक ईश्वर का अनमोल तोहफा है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, सिवाय 14 ज़िले हमारे जो मित्र पड़ोसी देश है पाकिस्तान, अदरवाइज केवल हिंदुस्तान के 7 राज्यों में बासमती की खेती होती है। और जब चावल की बात करते हैं तो पहली चॉइस पूरे वर्ल्ड में वो बासमती की है। आज की तारीख में हम 155 देशों में बासमती का निर्यात कर रहे हैं और देश में लगातार विदेशी मुद्रा बासमती के निर्यात से आ रही है। तो अभी हम पिछले साल का यदि जो अभी समाप्त हुआ है वर्ष, उसमें देखें तो हमने करीब 38,524 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। और उसमें जो मात्रा है हमारी वो करीब 44.5 लाख टन के करीब गई है। तो पिछले साल से जब हम तुलना करते हैं, लास्ट ईयर हमारा 26,000 करोड़ का एक्सपोर्ट था, इस बार हम सीधे 38,000 पर आए, यानी कि बहुत तेजी से रेट बढ़ा है। और हमारे जो बासमती के किसान हैं उनको इस बार उपज तो अच्छी मिली है, साथ में मूल्य भी अच्छा मिला है, निर्यात से आमदनी भी यहाँ पर ज्यादा हुई है। तो देखिए, हमारा जो देश है मुख्य निर्यातक देश है, उत्पादक देश है, तो ऐसे में तो हमारे किसानों के पास कई अपार संभावनाएं हैं अपनी आमदनी को बढ़ाने की। लेकिन जैसे हमने जिक्र किया कि चुनौतियां भी काफी आती हैं, उनके बारे में आपको जागरूक करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखा देते हैं आपको हमारी ये विशेष रिपोर्ट। बासमती चावल हमारे देश की पहचान है, जो सिर्फ भारत में उगाया जाता है। इसीलिए इस महकते चावल की विदेशों में अच्छी खासी मांग रहती है। यही वजह है कि बासमती धान उगाने वाले ज्यादातर किसान इसे निर्यात करने के उद्देश्य से लगाते हैं, क्योंकि उपज निर्यात एक ऐसा पहलू है जो किसानों के लिए मुनाफे के द्वार खोलता है। लेकिन उत्पाद या उपज यदि मानक मापदंडों पर खरा ना उतरे तो नुकसान की आशंकाएं बढ़ जाती है। ऐसे में किसानों को चाहिए कि वो हर एक पहलू पर जानकारी और नजर रखे, जिससे जोखिम को कम और मुनाफे को बढ़ाया जा सके। किसानों को बासमती की खेती करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उत्पाद में रसायनों के अंश ना हो। खेती न्याय संगत तरीकों से करे। खेती करते समय विशेषज्ञों से सलाह जरूर ले। फसल में निर्धारित मात्रा से ज्यादा दवा ना डाले। बीज प्रमाणित स्थान से ही ले। बीज का चयन किसान अपने खेत के हिसाब से करे। बीज की गुणवत्ता का ध्यान रखे। इसके अलावा किसान कम से कम उर्वरक का उपयोग कर अच्छी पैदावार ले सके, इसके लिए धान पूसा बासमती 1886, धान पूसा बासमती 1847, धान पूसा बासमती 1885 किस्मों का चयन कर सकते हैं। इस तरह किसान कुछ बातों का ध्यान रखकर बासमती धान का उत्पादन, गुणवत्ता और निर्यात में इजाफा कर सकते हैं। तो देखिए, अभी आपने एक विशेष रिपोर्ट, आइए इसके साथ हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर राठौड़ का यहाँ पर रुख करते हैं। मूंग की खेती के कई फायदे आपने यहाँ पर बताए। हमारी खेत की मिट्टी को भी फायदा होता है, हमारे किसानों की आमदनी भी बढ़ती है और सेहत तो अच्छी होती ही है अगर इसका सेवन किया जाए। तो अभी के अगर हम समय की बात करते हैं, जैसे आज का विषय ही है गर्मियों की मूंग की खेती, तो क्या उपयुक्त समय रहता है इसकी बुआई करने के लिए? क्या कब तैयारियां करें किसान? जी हाँ,
बुवाई का समय मूंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं या बहुत जल्दी कर देते हैं, दोनों ही अवस्था में फसल की जो अंकुरण और बढ़वार में इसका प्रभाव पड़ता है जी। तो ज़्यादातर क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो सरसों के बाद या आलू या गेहूं के बाद में हम मूंग, ये ग्रीष्मकालीन मूंग को लगाते हैं। तो इसका सही समय तो मार्च का दूसरा पखवाड़ा है। लेकिन जिन क्षेत्रों में हम गेहूं लगाते हैं वहाँ पे अप्रैल तक लोग इसकी बुवाई करते हैं। लेकिन इस अवस्था में यह जरूरी हो जाता है, जब आप मान लो अप्रैल में बुवाई कर रहे हैं, तो ऐसी किस्मों का चयन करें जो अल्पावधि में पक करके तैयार हो जाती हैं। आज हमारे पास इस तरह की इम्प्रूव्ड किस्में हैं जो कि 55 से लेकर के 60 दिन के बीच में पक करके तैयार हो जाती हैं। जैसे कि आप विराट है, ये एक बहुत अच्छी किस्म है जो 52 से 55 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। और बुवाई के समय अगर इस तरह की अल्पावधि किस्मों का हम चयन करते हैं और उपयुक्त जो है पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी को बना के रखते हैं, तो हमको पित्त क्षेत्र, ये मतलब जो यूनिट क्षेत्र है उसमें ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन हम मेंटेन कर सकते हैं। जब पौध संख्या उपयुक्त रहती है तो निश्चित रूप से हमको आगे जो भी हम उसमें कर्षण कार्य करेंगे उनसे हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। और इसका सीधा फायदा ये होता है कि आगे चल के जैसे कि आप देखेंगे जून के महीने में आपकी फसल पक कर के तैयार हो जाएगी, आपको अधिक पैदावार मिलने की पूरी संभावना रहेगी। जी बिल्कुल। तो क्या सही समय रहता है, आपने अभी जान लिया है इसकी बुआई आप कब कर सकते हैं, और कम अवधि वाली फसलों का या फिर कहीं की किस्मों का भी आप यहाँ पर चयन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर शर्मा, आपका रुख करना चाहेंगे यहाँ पर, लेकिन उससे पहले एक फोन कॉल हमारे साथ जुड़ गया है, कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल शामिल कर लेते हैं, फिर मैं डॉक्टर शर्मा आपका रुख करूंगी। विपिन जी हमारे साथ फोन लाइन पर है सागर मध्य प्रदेश से। हेलो। हाँ जी मैम, नमस्ते। जी नमस्कार, पूछें अपना सवाल। जी मैम, मेरा एक सवाल था, 2-3 सवाल है। पहला सवाल ये था, मूंग बोई है हमने और लगभग 50 दिन की फसल हो गई है, तो वर्तमान में क्या क्या देखभाल करनी चाहिए, पहला सवाल ये था। और दूसरा ये था कि लास्ट पानी कितने दिन की अवस्था में देना चाहिए, और ग्रीष्मकालीन किस्म को क्या हम खरीफ में भी बो सकते हैं मूंग की? जी बिल्कुल, आपके तीनों ही सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो डॉक्टर राठौड़ क्या कहेंगे आप? तो विपिन जी, जैसा कि आपने बताया आपकी फसल को 50 दिन के करीब हो गए हैं, तो अगर आपने अल्पावधि की किस्मों का चयन किया है जो कि 55 से 60 दिन के बीच में पकड़ के तैयार हो जाती हैं, तो ये मान के चलिए कि आप इस समय आपकी फसल बहुत ही क्रांतिक अवस्था पर है और ये मतलब पकने की अवस्था पर है। और अगर आप कुछ ऐसी किस्में भी हैं, ज़्यादातर संतुष्टि की जाती है ग्रीष्मकाल में हम उन्हीं किस्मों का चयन करें जो कि अल्पावधि की हैं। अगर आपकी किस्म 60 से 70 दिन में पकड़ के तैयार हो जाती है तो इस समय हमको ध्यान देने की आवश्यकता है कि उसमें नमी की बिल्कुल कमी न रहे। अच्छी बात यह है कि देश के बहुत सारे क्षेत्रों में इसमें बरसात हो रही है, कई जगह जो है पानी की कमी नहीं है। तो अगर पानी की कमी नहीं है और बरसात हो जाती है तो ये तो मूंग के लिए एकदम वरदान है। कई बार क्या होता है कि हम गर्मियों के मौसम में जो भूमिगत पानी का इस्तेमाल करते हैं तो उन कई जगह पर उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है, और उस अधिक नमक वाले पानी को जब हम बार बार जो सिंचाई करते हैं इससे फसल पे बहुत नुकसान होता है। इसके साथ साथ में आप इस समय देखें, जैसे फली, जैसे आपकी मूंग की फसल है उसमें फली विकास की अवस्था पर होगी, तो उसमें किसी प्रकार का अगर कीट या रोग लगने की संभावना है या लग रहा है उसमें, तो आप खेत में जाकर के उसको बड़ी निगरानी के साथ देखें। अगर फली भेदक कीड़ा उसमें लग गया है तो ये फली में जाकर के दाने को सत्यानाश करने लगता है। तो ये फली को आप देखेंगे इसमें क्या करता है, वो कीड़ा जो इल्ली होती है वो आधी अंदर रहती है आधी बाहर रहती है। तो इस तरह का जब आपको दिखाई पड़ता है कि फली भेदक कीड़ा है तो उचित जो है कीटनाशी का प्रयोग करें, जिसमें कोई भी जैसे सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइमेथो 30 जैसे हमने पहले भी बताया, इसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं करीब इसी 1.7 ml को 1 लीटर पानी में मिला करके प्रयोग करते हैं तो आप काफ़ी हद तक इससे निजात पा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे इन्होंने एक और सवाल किया था कि आखिरी पानी कब देना चाहिए, क्या कहेंगे इस पर आप? आप देखें, जैसे अगर आपकी अल्पावधि की किस्म है, मान लो 55 से 60 दिन के बीच में पक कर के तैयार हो जाती है, तो इस समय आप पानी देना बंद कर सकते हैं। और ख़ास करके जब आपकी 80% फलियाँ जो हैं वो काली हो जाएं, तो ये अगर दाना आप तोड़ने पे लगे सख्त हो तो ये मान के चलिएगा कि आप फसल पकने की अवस्था पर है और इस समय जो है पानी को ना दें तो अच्छा रहेगा। एक सवाल और था इनका कि ग्रीष्मकालीन किस्मों का जो चयन है ये खरीफ में कर सकते हैं क्या?
जी हाँ, ये बहुत सही बात आपने कही कि कई बार होता है। और कुछ किस्म जैसे ग्रीष्मकाल की जो भी किस्में हैं वो खरीफ में भी बहुत अच्छा पैदावार दे सकती हैं, देते भी हैं। लेकिन बात क्या होती है कि खरीफ में हमारे पास उपयुक्त टाइम रहता है, समय पर्याप्त रहता है, तो उसमें मान लो हम लंबी अवधि की किस्में भी लगाते हैं 60 से 70 दिन वाली, तो जब फसल की अवधि लंबी होती है तो जनरली ये देखा गया है कि उसकी पैदावार भी अधिक होती है। तो ग्रीष्म काल में हमारे पास ये मजबूरी होती है कि हमको किसी भी करके अल्पावधि की किस्मों को लगाना होता है, वहाँ पे थोड़ी पैदावार में हमको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन इन किस्मों को आप खरीफ में भी लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो विपिन जी, आपके तीनों ही सवालों के जवाब हमारे विशेषज्ञ ने यहाँ पर आपको दे दिए हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, नंद स्वरूप मिश्रा जी। हेलो। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार। मैं जानना चाहता हूँ कि बासमती के निर्यात के लिए जो किसान पहली बार जुड़ना चाहता है तो उसको किसके पास जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, और जो उसके बाद बासमती है तो उससे प्रकार से सावधानी बरते, रखरखाव करे और क्या करना चाहिए, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने देश के बाजार में अगर माल जाए तो अनफिट होने पाए। बिल्कुल। तो मूंग के संदर्भ में आप ये सब सवाल जानना चाहते हैं? बासमती मूंग या फिर बासमती? जी डॉक्टर शर्मा क्या कहेंगे आप? प्रश्न है। देखिए नंद स्वरूप मिश्रा जी, पहले मैं आपको बता दूं, बासमती एक जीआई क्रॉप है। जीआई का मतलब पूरी दुनिया में वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ही खेती की जा सकती है, और जो उसके लिए अनुकूल है उसी में यदि आप खेती करते हैं तभी उसको बासमती बोल सकते हैं। क्योंकि आप बाराबंकी से हैं और बाराबंकी जीआई एरिया में नहीं आता, लेकिन क्योंकि ये कार्यक्रम हमारे बहुत सारे किसान देख रहे हैं पूरे देश से, तो जो किसान बासमती के जीआई एरिया में हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू कश्मीर के 3 जिले हैं, जम्मू, कठुआ, सामा, और उत्तर प्रदेश के 30 जिले जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते हैं, उन किसान भाइयों को इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो बासमती पैदा कर रहे हैं वो कोई नॉर्मल फसल नहीं है। वो एक तरह से आपके मोती हैं, वो बहुत वैल्यूएबल है, तो उसमें आपने फालतू दवाइयाँ नहीं डालनी है। वो बासमती हमेशा ये कहती है कि उसको कम खाद चाहिए, कम पानी चाहिए, लेकिन हम यूरिया का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, और यूरिया का ज़्यादा प्रयोग करने की वजह से पौधा जो है, क्योंकि यूरिया का क्या काम है, वो पौधे को बढ़वार के लिए है, और आप यूरिया पे यूरिया डालते रहेंगे तो उसकी बढ़वार ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वो कमज़ोर हो जाएगा, तो बीमारी कीड़े का अटैक ज़्यादा होगा। यदि आप संतुलित मात्रा में उर्वरक प्रयोग करेंगे तो बीमारी कीड़े नहीं आएंगे या बहुत कम आएंगे, जिसको बिना दवाइयों के या न्यूनतम दवाइयों के साथ आप आसानी से प्रबंधन कर सकते हैं। तो फालतू खाद न डालें, खासतौर से यूरिया। पोटास का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि पोटास का काम है दाने को भरने का। आपने क्वालिटी बनानी है, आपने ऐसी बासमती बनानी है, क्योंकि वो किसी और के पास है नहीं और पूरी दुनिया हमारे पास बाजार के रूप में है, तो वो हमारी शर्तों पर हमारे रेट में बिक सके, ऐसी क्वालिटी हमें तैयार करनी है, और उसके लिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो देखे हुए नंद स्वरूप जी, ये तमाम बातें हैं जिनको आप ज़रूर ध्यान में रखते हुए बासमती का उत्पादन कीजिए और निर्यात आप कर सकते हैं, क्योंकि देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हमारे देश के बासमती की मांग लगातार बनी रहती है, जैसे डॉक्टर शर्मा ने यहाँ पर जिक्र किया है। बासमती में चुनौतियों के बारे में हम और आपको जागरूक करेंगे, मूंग की खेती के बारे में और विस्तृत जानकारी आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी
किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं गर्मियों में मूंग की खेती और बासमती के निर्यात में चुनौतियों और संभावनाओं के बारे में। आपके पास कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी ईमेल आईडी पर हमें मेल भी कर सकते हैं। इस वक्त भी नागेंद्र जी मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आइए जाने क्या है उनका सवाल। हेलो नमस्कार मैम। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। मैम मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी। मैम मैं हमारे यहाँ पर मेरे घर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर एक स्मैला जगह है जहाँ की बासमती स्मैला बासमती के नाम से मशहूर है जी। और वो 3 राजाओं की बॉर्डर स्टेट पड़ती थी, सुकेत राजा, मंडी के राजा और बिलासपुर रियासत के राजा जी। तो इन तीनों राजाओं के लिए ये बासमती यहाँ से जाती थी और आज भी वो बासमती वहां पर लोग बिजाई करते हैं। इस बासमती को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ये इतनी खुशबूदार बासमती होती है कि फसल काटने के बावजूद भी 3-4 महीने तक खेतों में से उस बासमती की खुशबू ही नहीं जाती जी। तो मेरी एक गुजारिश रहेगी कि पालमपुर यूनिवर्सिटी को ये कहा जाए, जो हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर है, कि यहाँ की बासमती का बीज और हिमाचल प्रदेश में भी इसको अगर प्रोत्साहन दिया जाए तो यहाँ से ये जो है विदेशों में निर्यात किया जा सकता है, जो कि मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बाकी बासमतियों के मुकाबले में इस बासमती का कोई मुकाबला नहीं है जी। बिल्कुल नागेंद्र जी, सुझाव आपका बहुत अच्छा है। यहाँ पर यही कोशिश रहती है कि हर क्षेत्र की उपज को बढ़ावा दिया जा सके, किसानों को मजबूती मिल सके निर्यात और बिकवाली करके। डॉक्टर शर्मा क्या कहेंगे सुझाव के बारे में? मैं नेगी जी आपको बताना चाहता हूँ, निश्चित रूप से जिस प्रजाति का आपने जिक्र किया है वो बहुत अच्छी है, उसमें खुशबू बहुत है, लेकिन बासमती का मतलब सिर्फ एरोमा होना नहीं होता। बहुत सारे हमारे देश के विभिन्न भागों में बहुत सारी ऐसी सुगंधित प्रजातियां हैं जिसमें बहुत अच्छा एरोमा होता है। लेकिन बासमती की जब हम बात करते हैं तो भारत का जो सीड एक्ट 1966 है उसके अनुसार जो प्रजातियां बासमती कैटेगरी में रिलीज हुई हैं उन्हीं प्रजातियों को बासमती माना जाता है। ऐसी प्रजातियां 45 हैं और जिस प्रजाति का आपने जिक्र किया है वो बासमती नहीं है, क्योंकि उसकी लेंथ का इश्यू है। इसमें लंबाई कितनी होनी चाहिए, मोटाई कितनी है, मोटाई में तो नहीं बनता पकने के बाद, लंबाई में कितना बढ़ता है, कितना वॉल्यूम एक्सपेंशन है, इन सब आधार पर निर्धारण किया जाता है। निश्चित रूप से जो खुशबूदार प्रजातियां हैं उनके निर्यात को बढ़ाने की आवश्यकता है, उसके डिमांड पूरी दुनिया में काफ़ी है। इसीलिए हम नॉन बासमती कैटेगरी में भी इस समय पूरी दुनिया को खाना भी खिला रहे हैं और प्रीमियम रेट की नॉन बासमती और बासमती भी दुनिया को दे रहे हैं। तो जैसे आपके यहाँ हिमाचल में अभी ब्लैक राइस को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है, पालमपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा काफ़ी काम किया गया है, इसी तरह से इन प्रजातियों के लिए भी काम किया जा सकता है और एपीडा उसमें पूरा सहयोग करेगा। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सुझाव था वो उसके बारे में हमारे विशेषज्ञ ने थोड़ी जानकारी भी आपसे साझा की है और जो आपका सुझाव है उस पर कार्य ज़रूर किया जाएगा, ऐसा आश्वासन उनके द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और एक जो दर्शक हैं उनकी ईमेल भी हमारे पास आ गई है, अब कार्यक्रम में हम उसे शामिल कर लेते हैं। अंकुर सहाय जी की ईमेल है ये, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, और इन्होंने लिखा है कि हमारे आजमगढ़ ज़िले के लिए बासमती धान की नर्सरी लगाने की सबसे अच्छी किस्म इस समय कौन सी उपयुक्त हो सकती है, क्या कहेंगे डॉक्टर शर्मा? देखिए अभी जैसे मैंने पहले बताया कि बासमती एक जीआई क्रॉप है, तो जो आपका जिला है वो उसमें नहीं आता। आप सुगंधित धान की खेती कर सकते हैं जिसमें एरोमा बहुत होता है, और उसके लिए जब भी हमें एरोमा चाहिए यानी कि खुशबू अच्छी चाहिए तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम उस फसल की कटाई करते हैं उस समय पर हल्की ठंडक होनी चाहिए। तो ये बात को ध्यान रखेंगे तो आपको जुलाई में और फसल की उम्र के हिसाब से तय करना है कि किस समय पर आपको उसकी बिजाई करनी है, क्योंकि वो क्षेत्र बासमती का नहीं है, इसलिए बासमती वहाँ लगाएं नहीं, क्योंकि उसको आपको रेट नहीं मिलेगा, वहाँ मार्केट नहीं है और गुणवत्ता भी वो नहीं बनेगी जो बननी चाहिए। तो आप अपने यहाँ की जो लोकल वैरायटी हैं उनको लगाएं।
बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर अच्छा सुझाव हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुँचाया है। बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर राठौड़ का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर राठौड़, मूंग की जैसे आपने बात कही है, अगर हमारे किसान कम अवधि वाली फसल लगाते हैं तो किस तरह की तैयारी कर सकते हैं, इसके बारे में तो आपने बताया, लेकिन अगर लंबी अवधि की फसल उन्होंने लगाई है तो किस तरह से प्रबंधन कर सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर धीरे धीरे और भी ज़्यादा तापमान यहाँ पर बढ़ेगा। इसके बारे में आपसे जानेंगे, लेकिन अभी अभी एक कॉलर जुड़ गए हैं मेरे साथ, मैं उनको शामिल कर लेती हूँ, फिर आपका रुख करूंगी यहाँ पर। हेलो 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 जी, नमस्कार विमलेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी, मूंग के बारे में पूछना था, कौन सी वैरायटी अच्छी होती है? मूंग की कौन सी वैरायटी अच्छी होती है? उत्तर प्रदेश से आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मूंग के बारे में ही हम चर्चा करने जा रहे थे। डॉक्टर राठौड़, क्या कहेंगे? जी हाँ, मूंग की अगर बात करें, ग्रीष्मकाल के लिए बहुत अच्छी उन्नत किस्मों का विकास किया गया है, और ख़ास करके जैसे आप उत्तर प्रदेश से हैं तो वहाँ पर दलहन अनुसंधान संस्थान है, तो उन्होंने मूंग की ऐसी बहुत सारी किस्में निकाली हैं जो ग्रीष्मकाल में अच्छी पैदावार देती हैं। जिसमें हम बात करें तो IPM सीरीज की बहुत सारी किस्में हैं, जैसे IPM 0214, IPM 250-7, इसके अलावा PDM 11, PDM 139। तो इसके साथ साथ में से विराट है, ये भी इसमें हमने पहले भी बात किया कि ये अल्पावधि में और अच्छी पैदावार भी देती है। एक जो प्रमुख बात है किस्मों के चयन में वो ये है कि जो मूंग में कुछ ऐसी बीमारी लगती हैं, जैसे खास करके वायरस, जिसको हम पीला मोज़ेक वायरस बोलते हैं, या एक दूसरा वायरस है जिसमें लीफ रिंकल करके हम बोलते हैं, पत्ती सिकुड़ जाती है। जब ये बीमारी लग जाती है, कुछ किस्में ऐसी होती हैं जिनमें ये बीमारी बहुत ज़्यादा लगती है, तो पुरानी किस्में हैं उनमें बीमारी ज़्यादा लगती है। जैसे हमारी कुछ किस्में पहले की किस्में हैं, पूसा बैसाल थी, अच्छी किस्म थी, इसमें पहले इसमें इस रोग के लिए रोग रोधी थी, लेकिन अब इसमें थोड़ी बीमारी आने लगी है। तो आप इस बात को ध्यान रखें, जो उन्नत किस्में और नई किस्में हैं जिनमें कि रोग रोधी क्षमता है, खास करके ये वायरस के प्रति जो रोग रोधी क्षमता है, उन किस्मों का चयन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अधिक पैदावार और फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो कई बार क्या होता है, जब हम किस्मों का चयन गलत कर लेते हैं, कई बार ऐसा होता है फसल कटी उसके बाद हम देखते हैं जो भी बाजार में हमको बीज मिल जाता है उसी बीज को हम लेकर के बुवाई कर देते हैं, और बाद में सारी व्यवस्था अच्छी करने के बावजूद भी उन्नत फसल प्रबंधन करने के बाद भी आपने सारे काम किए हैं, लेकिन आपको उतना अच्छा फायदा नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। इसलिए फसल की जो प्लानिंग है उसको आप पहले से ही करें। अगर आपको मूंग लगानी है तो आप देखें, पूरे सिस्टम मोड में देखें इसको। जैसे आपका रबी के मौसम में आपने कौन सी फसल लगाई है, उस समय ध्यान रखें कि ऐसी किस्मों का चयन करें रबी के मौसम में जिसमें आपका खेत मार्च के आखिरी में या अप्रैल के पहले सप्ताह में खाली हो जाए। उसके बाद आप, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप जीरो टिलेज के माध्यम से भी मूंग की बुवाई कर सकते हैं। उसमें महत्वपूर्ण बात ये होती है कि मिट्टी में नमी जो है अच्छी होनी चाहिए। जब आप उपयुक्त किस्मों का, उन्नत किस्मों का चयन करते हैं, साथ साथ में उनका प्रबंधन भी उपयुक्त करते हैं, तो निश्चित रूप से ग्रीष्म काल में आप मूंग से करीब 10-12 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आराम से पैदावार ले सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए ये तमाम किस्में हैं जिनका आप चयन कर सकते हैं अगर आप मूंग की खेती कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, मुकेश पटेल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से। आइए जाने उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी मैडम, मेरा सवाल ये है कि मैंने मूंग लगाई हुई है और क्या वो उगर रही, मतलब पत्ते सूख रहे हैं पानी आई लगाने के बाद में। कितना समय हो गया है? उसको करीब 50 दिन की फसल हो गई है मैडम। बिल्कुल, क्या कुछ आप पूछना चाहेंगे डॉक्टर राठौड़? जी हाँ, तो जैसे आप बता रहे हैं पत्ते सूख रहे हैं, तो खास करके ग्रीष्म काल में अगर आप देखेंगे तो ये समस्याएं अक्सर आती हैं। और जब फसल 40-50 दिन की होती है तो कई तरह की, खास करके आप देखेंगे बीमारी या कीड़े इसमें लगते हैं। अब जैसे हमने बात की अभी पीला मोज़ेक वायरस के बारे में, तो इसमें अभी बाद में पत्तियां पीली पड़ के सूख जाती हैं। इसके साथ साथ में कुछ कवक, कुछ आपके जो है ना फफूंदी वाली बीमारी होती हैं, उनसे भी जो है पौधा सूखने लगता है। जैसे लीफ स्पॉट, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट करके जो है पत्ती में धब्बे पड़ते हैं। एंथ्रेक्नोज एक बीमारी है। इसके साथ साथ में जो है कई बार कुछ क्षेत्रों में बेल्टिंग भी होने लगती है पौधे में, तो वो चीज़ें देखने वाली बात है। इसके अलावा कई क्षेत्रों में देखा गया है कि जैसे हम पानी लगाते हैं तो पानी में अगर नमक ज़्यादा है तो आपका खेत अगर समतल नहीं है तो कुछ क्षेत्र में पानी ज़्यादा भर जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि नमक जो पानी के माध्यम से खेत में ज़्यादा इकट्ठा होने लगता है
और उस नमक की वजह से भी पौधे सूखने लगते हैं। तो हमको ये देखना पड़ेगा, जो आपके आसपास में जो कृषि विज्ञान केंद्र है या कोई इस तरह का जो विशेषज्ञ हैं, उनको आप फसल को उनको आप बुला सकते हैं, या उनको या फोटोग्राफ दिखा करके आप इसको देख सकते हैं इसमें क्या किस तरह की समस्या है, और उसी प्रकार से आप समाधान लेकर के इस चीज़ से थोड़ा जो है समाधान कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए तमाम तरह की समस्याएं आती हैं जिनका निदान जानना बहुत ज़रूरी होता है, और हमारी कोशिश यही रहती है कि आपकी समस्याओं का समाधान हम आप तक सही समय पर पहुंचा सकें, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। और यही कोशिश हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानों, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार हम आपको जागरूक कर रहे हैं कि गर्मियों में मूंग की खेती आप कैसे कर सकते हैं, और बासमती के निर्यात में चुनौतियों और संभावनाओं के बारे में भी हम आपको जागरूक कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें, कॉलर भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं मधुबनी बिहार से। आइए जान लेते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो जी जी सर। जी नमस्कार किशले जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। जी सर, बासमती चावल का बीज कहाँ मिलेगा मधुबनी जिला अंतर्गत? जी बासमती के बारे में जानना चाहते हैं डॉक्टर शर्मा, क्या देखिए किशले जी, जैसे कि अभी पहले भी बताया है, बिहार बासमती की खेती के लिए नहीं है, और हमें वो फसलें और वो प्रजातियां लगानी चाहिए जिसका बाजार आपके पास उपलब्ध हो। तो आप उन किस्मों को लगाइए जो आपके क्षेत्र में होती हैं, जिससे आपको उसका बाजार भी मिले और अच्छा मूल्य भी मिले। बिहार में मधुबनी और आपके आसपास बहुत अच्छी एरोमेटिक खुशबूदार प्रजातियां होती हैं, आप उनको लगा सकते हैं। उसके लिए आप अपने केवीके में संपर्क कीजिए, जिससे कि आपको पूरी जानकारी उसकी मिल सके। बासमती वहां लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना गुणवत्ता बनेगी ना आपको पैसा मिल पाएगा। बिल्कुल, तो यही थी सलाह हमारे विशेषज्ञ की किशले जी आपके लिए। और इसी से संबंधित एक ईमेल भी हमारे पास आ गई है, जिसे कार्यक्रम में शामिल करते हैं। ये ईमेल भेजी है हमें सत्येंद्र पाल सिंह जी ने, और डॉक्टर शर्मा इन्होंने पूछा है कि क्या उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट जीआई टैग में आता है या नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में बासमती धान उगाया जाता है, इसके बारे में जानकारी दें। बिल्कुल, अलीगढ़ जो है बहुत बड़ा एरिया है बासमती का, ये जीआई एरिया में है। यहाँ पर जो भी आप पैदा करते हैं ये दुनिया के कोने कोने में अपनी खुशबू बिखेर रहा है।
तो आप जो मंडियों में खैर या जो बहुत सारी गवाना या टप्पल या बहुत सारी मंडियां आपके ज़िले में हैं, वो सारे जो है निर्यात में ही मैक्सिमम उसमें जाता है। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में बासमती के रेट और ज़्यादा अच्छे मिलें तो आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। खास तौर से पेस्टिसाइड्स का प्रयोग न्याय संगत तरीके से कीजिए। आप वैज्ञानिक से सलाह लेके पेस्टिसाइड डालें, क्योंकि कुछ किसान बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स या बहुत ज़्यादा खादों का प्रयोग करते हैं जिसकी वजह से निर्यात में नुकसान होता है। जैसे हम चुनौतियों की बात कर रहे हैं तो यही बड़ी चुनौती है कि हम ऐसा धान पैदा करें, ऐसी बासमती पैदा करें जिसके अंदर रसायनों के अंश ना हो। रसायन डालें लेकिन सही समय पर, सही मात्रा में और वैज्ञानिक से सलाह लेकर ही आप रसायनों का प्रयोग करें, तो आप निश्चित रूप से अलीगढ़ की बासमती को और ज़्यादा महका सकेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, अलीगढ़ जो ज़िला है वो आता है GI टैग में। आप यहाँ पर बासमती का उत्पादन अगर कर रहे हैं तो ये कुछ बातें हैं जिनका आप ज़रूर ध्यान रखें। इससे आपकी बासमती के निर्यात में और भी ज़्यादा निखरता आएगी और आपको अच्छी आमदनी भी यहाँ पर ज़रूर मिलेगी। चुनौतियाँ जैसे अभी आप कह रहे हैं डॉक्टर शर्मा की रसायनों का इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप कीटनाशकों से बचें, और कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं जब हम बासमती चावल का निर्यात करते हैं? देखिए, किसान भाइयों को ये जानने की आवश्यकता है कि आप जो धान पैदा करते हैं, जिसे हम पैडी बोलते हैं, हिंदुस्तान के अंदर दुनिया की सबसे अच्छी मशीनरी है जो उस धान को चावल के रूप में, मोती के दाने के रूप में बना के पूरी दुनिया के आगे परोसते हैं, जिससे उसका उचित मूल्य मिले और किसानों को भी उसका धान का सही मूल्य मिले। तो आपने गुणवत्ता बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें, खास तौर से क्योंकि ये जो धान आपने पैदा किया ये एक्सपोर्ट नहीं होता, चावल एक्सपोर्ट होता है। तो आपको क्या करना है, पोटास का प्रयोग नहीं करते, पोटास जरूर डालिए। उससे क्या होगा, क्योंकि चावल साबुत वाला उसका ज़्यादा मूल्य मिलेगा। जब मंडी में आप बेचने जाते हैं तो खरीदार ऐसे करके देखता है और वो रगड़ के बताता है कि आपको रेट कम मिलेगा कि ज़्यादा। वो ये देखता है कि इसमें साबुत चावल कितना निकलेगा। तो जहाँ बोरोन की कमी है बोरोन भी डालें, फालतू पानी ना भरें। पानी कुछ क्रांतिक अवस्थाएं हैं, उस समय खड़ा रहना चाहिए, नहीं तो ज़मीन को सिर्फ गीला रखना है और फालतू यूरिया नहीं डालनी है। तो आपके जो चावल बनेगा उसमें ब्रोकन कम होगी, टूटन कम होगी, तो आपको रेट अपने आप ज़्यादा मिलने लगेगा। तो ये बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो चैलेंज है, जैसे अभी हमारे पास यूरोप से, USA से बहुत ऑर्डर होते हैं, लेकिन मिल के अंदर धान होने के बावजूद भी हमारे मिलर एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर पेस्टिसाइड्स के अंश होते हैं जो प्रतिबंधित हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि एक तो प्रतिबंधित जो पेस्टिसाइड हैं उनका प्रयोग नहीं करना है और वैज्ञानिक से पूछ के ही पेस्टिसाइड डालने हैं। और जब पुष्पन यानी कि फ्लावरिंग शुरू हो जाती है उसके बाद कोई स्प्रे नहीं करना चाहिए और आपने उससे पहले ही स्प्रे करने हैं, जिससे कि आप अपनी फसल को भी बचाएंगे। और आज की तारीख में, जैसे कि आपने रिपोर्ट में भी देखा था, ऐसी प्रजातियां विकसित कर ली गई हैं जिनके अंदर जो गर्दन तोड़, जिसके लिए आप बहुत दवाई डालते हैं, जिसे हम ब्लास्ट बीमारी बोलते हैं, ब्लास्ट और BLV दोनों ही बीमारियां नहीं आएंगी। उसके लिए आप चाहे 1509 का सुधार पूसा बासमती 1847 या 1121 का सुधार पूसा बासमती 1885 या 1401 जिसे PV6 भी कहते हैं उसका सुधार पूसा बासमती 1886, इन किस्मों को आगे रोपें तो उसमें बीमारी नहीं आएगी, तो आपको स्प्रे करने की ज़रूरत ही नहीं है। बासमती में लागत कम लगाइए, उपज अच्छी मिलेगी, रेट ज़्यादा मिलेगा। आप लागत ज़्यादा लगाएंगे तो आपका नुकसान होगा। बिल्कुल। तो ये तमाम बातें हैं जिनको आप ज़रूर ध्यान में रखें। देखिए, चुनौतियां कई आती हैं, लेकिन उनका सामना कर लिया जाए तो निश्चित तौर पर हमें फ़ायदा ही मिलता है। तो ये कुछ संभावनाएं हो सकती हैं जिससे आपके निर्यात में या फिर गुणवत्ता में कुछ कमी आए। इन सब बातों को आप ध्यान में रखते हुए प्रबंधन करेंगे, अपनी उपज की देखभाल करेंगे तो निश्चित तौर पर उसकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी बनी रहेगी, निर्यात भी होगा और अच्छे मूल्य भी आप अर्जित कर पाएंगे। इसके साथ बढ़ते हैं आगे और अब हम यहाँ पर डॉक्टर राठौड़ का रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर राठौड़, मूंग की भी गुणवत्ता बेहतर रहे इसके लिए आप किसानों को क्या सलाह देंगे? गुणवत्ता तो बहुत ज़रूरी है और जैसे कि ग्रीष्मकाल में जब हम इसको लगाते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम ध्यान नहीं दे पाते हैं और फसल हम लगा देते हैं, उसमें पुष्पन भी होता है लेकिन बीज नहीं बन पाता है और पैदावार हमको बहुत कम मिलती है। तो
इसमें कई तरह के जैसे कीड़े और बीमारियां लगते हैं, तो हमको बहुत सारे इसमें केमिकल भी इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ती है। तो हमको कौन सा रसायन इस्तेमाल करना है, कीटनाशी इस्तेमाल करना है, फफूंदनाशी इस्तेमाल करना है, उसको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर हम समेकित कीट प्रबंधन करते हैं, जिसमें क्या होता है कि हम शुरू बुवाई से पहले ही ध्यान रखते हैं, बीज का उपचार इस तरीके से करेंगे जिससे कि उसमें आगे चल के बीमारियाँ कम लगें। साथ में ऐसी किस्मों का चयन करते हैं जिसमें जो कि कई सारी बीमारी और कीड़ों के लिए रोग रोधी हैं, और इस तरह की किस्में उपलब्ध हैं, उनको हम लगाते हैं तो आगे चल के ये इन किस्मों में प्रकोप कम होता है। इसके साथ साथ में कम से कम 3 साल में एक बार आप गहरी जुताई बुवाई से पहले अवश्य करें। गर्मियों के मौसम में जब हम गहरी जुताई करते हैं तो उसमें कई सारे जो कीड़े मकोड़े और जो उनके अंडाणु या पैथोजेंस होते हैं वो बाहर आके एक्सपोज होके गर्मी में मर जाते हैं, और वो उनका जो है बुरा असर जो होता है फसल पे नहीं होने पाता है। इसके साथ साथ में देखा गया है कई क्षेत्रों में ग्रीष्म काल में जब मूंग लगाते हैं तो किसान भाई पोषक तत्व प्रबंधन पे बिल्कुल ध्यान ही रखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं ये दलहनी फसल है, नाइट्रोजन को ये मिट्टी में स्थिरीकरण करती है, लेकिन इसके साथ साथ में इसकी भी अपनी एक पोषक तत्वों की मांग होती है। इसलिए मृदा जांच के आधार पर हम इसमें पोषक तत्वों का प्रबंधन करें। नाइट्रोजन तो हम शुरुआत में स्टार्टर डोज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। राइजोबियम का हम जो टीका होता है उसके बीज का उपचार करते हैं। इसके साथ साथ में फास्फोरस, पोटास और सल्फर ये भी बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व हैं। अगर इनको हम सही प्रकार से मूंग की फसल में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, साथ में करीब 40 किलोग्राम फास्फोरस, 25 किलोग्राम पोटास, 20 किलो सल्फर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम इसमें अगर शेड्यूलिंग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ साथ में जैसे गर्मियों के मौसम में पानी हमको बार बार चाहिए होता है, तो पानी की जो है अच्छी गुणवत्ता वाला पानी अगर आपके पास उपलब्ध है, या अगर मान लो बरसात हो रही है तो बरसात का पानी उच्च गुणवत्ता वाला होता है, तो हम किस प्रकार से इस पानी के प्रबंधन को भी समेकित कर सकते हैं, इन बातों को ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से अच्छी गुणवत्ता हमें मिलेगी ही। और अगर अच्छी गुणवत्ता वाली उपज हम बाजार में लेकर जाएंगे बिकवाली के लिए तो अच्छे दाम भी हम अर्जित कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। कपूरथला से हरी सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, आइए जाने उनका क्या सवाल है। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब जी, मूंग की फसल है और उसमें खरपतवार बहुत हो गया है जी, दवाई के बारे में जानना चाहते हैं। और दूसरा सवाल है कि 1121 जो बासमती की किस्म है ना, इसको शीत ब्लाइट की बीमारी लगती है, और इसके बारे में भी थोड़ा बताया जाए। बिल्कुल, दोनों ही सवालों का जवाब दिया जाएगा, लेकिन डॉक्टर राठौर शुरुआत आपसे। मूंग में खरपतवार की समस्या है, क्या करें? जी हरी सिंह जी, ये बहुत बड़ी समस्या है जो किसान भाई कई बार क्या होता है इसको महसूस नहीं कर पाते, इससे कितना नुकसान हो सकता है। सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी फसल में खरपतवारों से ही होता है। तो इसके लिए सबसे जो अगर आप फसल को लगाते हैं तो पहले ही हमको कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है। जैसे अगर पहली बात तो यह है कि अगर आप 20-25 दिन के बाद में इसमें अगर निराई गुड़ाई कर देते हैं, इसके बाद 40 से 45 दिन के बाद में निराई गुड़ाई कर देते हैं, तो 2 निराई गुड़ाई करने से काफ़ी हद तक आप खरपतवारों को रोक सकते हैं। इसके साथ साथ में पेंडामिथिलिन, जैसे कि आप जानते हैं, बहुत ही अच्छा शाकनाशी है, और इसको बुवाई के तुरंत बाद मतलब जर्मिनेशन से पहले इसको इस्तेमाल करना होता है। इसकी करीब 1 किलोग्राम की मात्रा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है, उसको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर प्रयोग करते हैं तो कई सारे जो है घास और छोटी पत्ती वाले खरपतवार को आप रोक सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर फसल आपकी 20 दिन के आसपास है तो इमेज थापर करके एक शाकनाशी और आता है, इसकी करीब 100 ग्राम की मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से संतुलित की जाती है, जो कि ये पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड होता है। जैसा कि आप बता रहे हैं इस समय खरपतवार हैं, तो अभी फसल मुझे लग रहा है 50-60 दिन की होगी। इस अवस्था पर खरपतवारों को रोकना बहुत ही मुश्किल है, शुरू में ही हमको ध्यान देना होता है। तो अगर अगली बार आप फसल को लगाते हैं तो निश्चित रूप से आप ध्यान रखें। और खरीफ में अगर आप फसल को लगा रहे हैं मूंग की फसल को, तो उसमें तो ये समस्या और ज़्यादा आती है जी। तो वहाँ पर शाकनाशियों का अगर ये जैसे मैंने बताया पेंडामिथिलिन और इमेथाइपर, इनका अगर इस्तेमाल करते हैं एज ए प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस, तो काफ़ी हद तक आप कई तरह के खरपतवारों के प्रकोप को रोक सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए खरपतवार नियंत्रण किस तरह से आप कर सकते हैं जान लिया आपने। और क्या कहेंगे डॉक्टर शर्मा 1121 में समस्या के बारे में? हरी सिंह जी, आपने शीत ब्लाइट बीमारी का जिक्र किया है जी। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, शीत ब्लाइट जो एक फंगल डिजीज है, कवक के द्वारा होती है, और इसके जो स्पोर हैं वो आपके खेत में खास तौर से डोल जो बंड्स हैं, मेड़ हैं,
उनके ऊपर जो दूब घास हो रही होती है उसके ऊपर पनपते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने खेत में पहले तो सफाई रखनी है, डोलों के ऊपर, बंड्स के ऊपर, साइडों में, उसके अंदर आपने किसी भी तरह की घास को नहीं होने देना है। दूसरा काम ये करना है, जब भी ये बीमारी आती है घास से शुरू होती है और किनारे के पौधों में पहले नजर आती है जी। तो सीधी सीधी बात है कि आप रोज खेत पे जाएंगे, जब आप देखेंगे कि कोई 1 2 3 पौधों में ऐसा कुछ धब्बे नजर आ रहे हैं चॉकलेट जैसे, तो उन पौधों को निकाल दें। दूसरा, खेत में पानी ना भरें, पानी को आप नीचे तक बिल्कुल सुखा दीजिए, क्योंकि पानी के द्वारा ये फैलती चली जाती है। तो आप यदि इन बातों का ध्यान रखेंगे तो सीड ब्लाइट आपके खेत में ज्यादा नहीं आएगी। बिल्कुल। यूरिया कम डालें और पानी निकाल दें और घास को हटा दें। बिल्कुल। तो देखिए, ये कुछ हम कह सकते हैं कि बचाव के तरीके हैं, नियंत्रण के तरीके हैं जो आप अपना सकते हैं, जिससे आपकी जो बासमती की उपज है, फसल है, उसमें ये समस्या नहीं आएगी, आप इसका रोकथाम कर पाएंगे। तो बिल्कुल ऐसी ही अहम जानकारियां आगे भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं गर्मियों में मूंग की खेती और बासमती के निर्यात में चुनौतियों और संभावनाओं के बारे में। और आप हमारे कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं, सवालों के जवाब हासिल कर रहे हैं। आपके पास भी कोई सवाल है तो आप भी उनके जवाब जान सकते हैं। चुनौतियों के बारे में तो हमने यहाँ पर डॉक्टर शर्मा बात की, संभावनाओं पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, संभावनाओं में तो कोई कमी है ही नहीं, क्योंकि बासमती हम चुनिंदा लोगों के पास है और पूरी दुनिया इसकी कायल है जी। बासमती मतलब जब आप बासमती शब्द बोलते हैं तभी आपको लगता है कि हाँ, हम कोई स्पेशल राइस खाने जा रहे हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी संभावनाएं बनी रहें, तो उसकी गुणवत्ता को हमने और कैसे सुधारना है जी। इसमें जो सबसे प्रमुख बात है, बासमती की गुणवत्ता तभी बनती है जब राइपनिंग स्टेज पर इसका टेम्परेचर करीब जो है 23 डिग्री के आसपास हो, यानी कि अक्टूबर और के आखिर में या नवंबर में इसकी कटाई हो। लेकिन बहुत से किसान भाई गर्मी में और जल्दी अपने फसल चक्र के अनुसार उसमें जब बुवाई करते हैं तो वहाँ पर हमारी बासमती की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगने के कुछ चांस रहते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है, यदि आप बासमती की खेती कर रहे हैं तो आप ये सोच के कीजिए कि मैं इसको दुनिया के कोने में भेज रहा हूँ, मुझे इससे ज़्यादा पैसा भी लेना है और अपने देश की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाना है। तो उसका समय लगाने का
वो आपका जुलाई में रोपाई होनी चाहिए। उससे पहले रोपाई करने से आपको अच्छी गुणवत्ता नहीं मिलती है, उपज भी ज़्यादा मिलेगी, गुणवत्ता भी अच्छी मिलेगी और पूरी दुनिया से व्यापार भी ज़्यादा मिलेगा। और जब ज़्यादा डिमांड होगी तभी आपको रेट ज़्यादा मिलेगा। तो रेट भी अच्छा लेना है और निर्यात भी ज़्यादा करना है, देश में विदेशी मुद्रा का भंडार भी भरना है। इसमें किसान बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं, बहुत अहम भूमिका यहाँ पर निभा सकते हैं हमारे किसान, गुणवत्ता को बेहतर बनाकर और उत्पादन को बढ़ाकर। तो देखिए ये तमाम संभावनाएं भी हैं जिससे विदेशी मुद्रा को अर्जित ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता है, अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर डॉक्टर राठौड़ का मैं रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर राठौड़, हमारे किसानों ने मूंग की खेती की, बुआई की, उन्होंने अच्छी तरह से प्रबंधन किया। जब फसल पक गई है तो तुड़ाई के समय, कटाई के समय और भंडारण के लिए क्या अहम बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखें? जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। आपने सारे बढ़िया काम किए, अच्छी फसल उगा ली, उसके बाद में कटाई और भंडारण ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, करीब 80% जो मूंग की फलियां हैं वो काली रंग की हो जाती हैं और दाना सख्त होने लगता है। तो उस समय आप जान लीजिए कि फसल तुम्हारी तैयार है कटाई के लिए। कटाई के साथ साथ में देखें मूंग में हमको क्या पिकिंग करनी पड़ती है, एक बार में कटाई नहीं होती है, हमको फलियों की तुड़ाई करते हैं 2 या 3 बार जो है हमको इसमें पिकिंग करनी पड़ती है। तो जैसे जैसे फलियां पकती जाती हैं हम उनको पिकिंग करके कर लेते हैं। इसके बाद में हम 3-4 दिन तक इन फलियों को सुखाते हैं। सुखाने का तात्पर्य होता है कि अगर हम भंडारण के समय में अगर हम इसको थ्रेसिंग करके हम भंडारण करते हैं और उसमें नमी की मात्रा ज़्यादा है तो उसमें कीड़े मकोड़े लगने का बहुत इसमें संभावना रहती है, क्योंकि आप जानते हैं ये प्रोटीन में रिच होती है और जो जितने भी कीड़े मकोड़े हैं उनको भी प्रोटीन चाहिए। तो उनके लिए बहुत अच्छा स्रोत होता है, वो ढूंढते हैं कि कहाँ ऐसी चीज़ मिलेगी जहाँ उनके लिए बहुत अच्छा पोषण हो सकता है। तो करीब जैसे आप सुखाते हैं तो सुखाने के समय ध्यान रखें करीब 8 से 10% तक नमी दाने में रहती है, उसके बाद ही इसको आप भंडारण करें। भंडारण करने के समय भी ध्यान देने वाली बात यह है कि एकदम ज़मीन पर रख करके इसका भंडारण ना करें। एक प्लेटफॉर्म बना करके, प्लेटफॉर्म लकड़ी का भी हो सकता है और पत्थर का भी हो सकता है। इसके साथ साथ में जो बैग हैं जिनमें आप इसको बाद में सुखा कर रख रहे हैं वो बैग भी ऐसे सैनिटाइज होने चाहिए, इसमें किसी भी तरह के फफूंदी या कीड़े मकोड़े उनके कोई भी अवशेष नहीं होने चाहिए। तो सैनिटाइजेशन के लिए जनरली ये होता है कि हम किसी केमिकल से भी बोरियों को कर सकते हैं। इसके अलावा हम धूप में गर्म पानी में करके धूप में सुखा कर भी हम इनको सैनिटाइज कर सकते हैं। और इस प्रकार से हम अगर नमी की मात्रा को कम रखते हैं और इस भंडारण करते हैं तो निश्चित रूप से हमको भरपूर फ़ायदा मूंग से हो सकता है। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर ये तमाम सावधानियां हैं जो अगर आप बरतते हैं तो निश्चित तौर पर आपको मूंग का अच्छा उत्पादन मिलता है और उस उपज को जब आप मंडियों में बिकवाली के लिए ले जाते हैं तो अच्छे दाम भी आपको मिलते हैं। हमारे दोनों ही विशेषज्ञ यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि आपको जागरूक कर सके, मूंग की खेती करके आप अच्छी आमदनी कैसे अर्जित कर सकते हैं और साथ ही बासमती के निर्यात से भी कैसे अच्छी आमदनी अर्जित की जा सकती है। कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पे है, दोनों ही विशेषज्ञ से चाहूंगी कि आप एक अंतिम संदेश दें कम शब्दों में ताकि हमारे किसान और भी ज़्यादा जागरूक हो सकें। डॉक्टर राठौड़ आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। जी हाँ, ग्रीष्म काल में ज़्यादातर जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है और ख़ास करके उन क्षेत्रों में जहाँ पर धान और गेहूँ एक प्रमुख फसल पिलाड़ी है वहाँ पर किसान भाई अगर थोड़ा ध्यान रखें तो बड़े आराम से ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती कर सकते हैं। इससे हमको मुनाफा भी होगा, हमारी जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो भी उसमें भी सुधार होगा और कई सारे फायदे उनको हो सकते हैं। बिल्कुल, कई फायदे मिल सकते हैं। डॉक्टर शर्मा, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे किसानों बिल्कुल को? देखिए, आज हम बासमती के निर्यात की बात कर रहे हैं और अब हमारा बासमती का सीजन यानी कि खरीफ सीजन शुरू होने वाला है। तो मैं सब किसान भाइयों को शुभकामनाएं भी दूंगा और ये कहना चाहूँगा कि आपने अच्छी फसल लेनी है तो आपको अच्छा बीज बोना पड़ेगा। तो बीज के ऊपर आप विशेष ध्यान दीजिए, विश्वसनीय स्रोत से आप बीज लीजिए और उस बीज को अच्छे से साफ करके उसके बाद उपचार करके फिर आप अपनी नर्सरी में लेके जाएं, अच्छी फसल करें, आप सबको अच्छा रेट मिले, इस ऐसी उम्मीद हम आपकी। तो ये था हमारे दोनों ही विशेषज्ञों का संदेश हमारे सभी दर्शकों के लिए, हमारे किसान भाइयों बहनों के लिए। और आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद मैं यहाँ पर देना चाहूँगी। आप उपस्थित हुए, आपने सभी को जागरूक किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।
तो किसान भाइयों बहनों, जाना आपने गर्मियों में मूंग की खेती के बारे में और बासमती के निर्यात के संदर्भ में हर बारीकी को आपने समझा है आज के कार्यक्रम में। उम्मीद करते हैं तमाम जानकारियां आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। ये तो बात हो गई आज के कार्यक्रम की। अगले कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, आइए आपको बता देते हैं। अगले कार्यक्रम में हम बात करेंगे जायद की फसलों में खरपतवार नियंत्रण के बारे में और इसके साथ ही आपको बताएंगे खरीफ में बीज की उपलब्धता के बारे में। दोनों ही अहम विषय हैं। आपके पास कोई सवाल है तो आप हम तक पहले ही पहुंचा सकते हैं। ईमेल कीजिए हमें hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है, या फिर आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और एक और जरिया है डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर 1800-113660, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके आप अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। टोल फ्री नंबर तो रहेंगे ही। एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप हमारे हेलो किसान के तमाम एपिसोड्स दोबारा देख सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। कार्यक्रम